आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अट्रैक्शन रहेगा या नहीं? या क्या ये पुराने जन्म का कर्ज़ है? क्या आप अपने लाइफ़ पार्टनर को पहले से पहचानते होंगे या नहीं? क्या आपकी लव मैरिज होगा या नहीं? इन बातों को अपनी जन्म कुंडली से आप कैसे देख सकते हैं, इस वीडियो में आगे चल कर के देखते हैं। नमस्कार। तो आइए आगे चल कर के देखते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी? क्या आपका लव मैरिज होगा या आपका अरेंज मैरिज होगा? क्या आपके शादीशुदा ज़िंदगी में सेपरेशन के चांसेस भी हैं या क्या डिवोर्स के चांसेस हैं? इस तरह के सवालों को देखने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा-सा ज्योतिष का बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ वीडियो में, सो दैट आप खुद की कुंडली को देख कर के समझ पाएँ कि आपकी शादीशुदा यानी मैरिड लाइफ आगे चल करके कैसी रहेगी। तो अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत पहले से ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन जा कर के किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे तो आपकी जन्म कुंडली बन करके आ जाएगी। जन्म कुंडली में 12 घर होंगे और 12हों घर में कोई नंबर लिखा होगा। जो पहला घर होता है वो जहाँ पे एएससी यानी ये घर होता है, जहाँ लग्न हिंदी में या एसेंडेंट लिखा होगा, एसेंडेंट का शॉर्ट फॉर्म एएससी लिखा होगा, ये पहला घर होगा। जरूरी नहीं है कि पहले घर में नंबर 1 ही लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। हो सकता है वो नंबर 5 लिखा हो सकता है, नंबर 9 लिखा हो, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये नंबर आपके यहाँ पे लग्न का पहली राशि है। तो शादी के लिए जो हमें देखना है वो सबसे जरूरी है कि आपका 7वां घर, जो शादी के लिए जिस घर को हम लोग देखते हैं वो मेन हाउस है, वो मेन घर है, 7वां घर। 7वें घर में आपकी जो भी नंबर की राशि पड़ रही है, उस राशि का स्वामी कौन है, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और वीडियो को बेहतर समझ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ लेकर के चलूंगा आगे, सो दैट आपको समझने में आसानी होगी और आप खुद से देख पाएंगे। इस वीडियो में सभी कॉम्बिनेशंस को लेकर के चलना, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है इन चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन कुछ सरल तरीके से जो प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं शादीशुदा लाइफ को समझने के लिए, वो मैं आपके सामने एग्जाम्पल के साथ लेकर के आया हूँ, सो दैट आप खुद अपनी कुंडली को बेहतर समझ पाएँ और अपने उस हिसाब से आप प्लानिंग कर पाएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट घर जैसे मैंने बताया वो 7वां घर है, जिससे शादी को देखा जाता है। और उसके बाद जो और घर हम देखते हैं वो चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव यानी चौथा घर, जिस पे मैंने अभी भी टिक लगाया, ये चौथा घर है। तो चौथा घर, क्या आपको आपके जीवन में सुख मिलना है या नहीं, चैन, दिल का चैन आपको मिलना है कि नहीं, ये चौथा घर बताता है। 5वां घर यानी प्यार, तो प्यार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा जीवन में, ये प्यार का घर है। 5th हाउस, लव मैरिजेस को हम 5th हाउस से बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्लोजली देखते हैं, तो 5th हाउस को देखते हैं। अष्टम स्थान यानी यहाँ लग्न से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 8वां घर पड़ेगा। तो 8वां घर जो आपका है वो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है, नंबर 1। नंबर 2 ससुराल पक्ष है, और सेक्सुअल लाइफ के प्लेजर्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात को 8वें घर से देखा जाता है। उसके बाद जो घर हम देखते हैं रेफरेंस के लिए, वो 12वां घर देखते हैं। 12वां घर बेडरूम का होता है, ये 12वां घर है। ये बेडरूम लाइफ के बारे में बताते हैं आपके। यहाँ अगर डिस्टर्बिंग प्लैनेट्स बैठ जाएं यानी कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स बैठ जाए, शनि मंगल जिनका आपस में विरोध है, इस तरह के ग्रह ग्रह बैठ जाएं, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ही बेडरूम में होता है। तो एग्जाम्पल के साथ वन बाय वन हम चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं लव मैरिज। तो लव मैरिज के जो चांसेस हैं, इस तरह की कुंडली मैंने ली है मेष लग्न की। यहाँ मेष लग्न की कुंडली है, तुला राशि पड़ रही है 7वें स्थान पे। तो 7वें स्थान पे तुला राशि है, और लग्न यानी आपका, आपके जीवन का जो करता धरता है, लग्नेश जो है वो मंगल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लव मैरिज के लिए कि मंगल जब प्यार के घर में यानी पंचम स्थान पे बैठ गए, यहाँ से 5वें स्थान पे जो प्यार का घर है, लव रिलेशनशिप का घर है, वहां पे मंगल बैठ गए। और सप्तमेश जो है यानी 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं विनस शुक्र, वो भी साथ में प्यार के घर में बैठ गए। तो ये लव मैरिज का की जन्म कुंडली है, ये बताती है कि इस व्यक्ति की लव मैरिज होगी। यहाँ पे एक बात गौर से समझने वाली बात यह है
कि मंगल यानी मेल एनर्जी, वीनस मतलब फीमेल एनर्जी। तो यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहता है, यहाँ पावरफुल फिजिकल अट्रैक्शन का योग बनता है। मार्स और वीनस ये एक फिजिकल अट्रैक्शन लेकर के आता है और ये मैरिज भी काफी अच्छी और लंबी चलती है यहाँ पे। तो ये लव मैरिज की अभी हम बात कर रहे हैं, तो लव मैरिज के चांसेस वहां पे पंचम से संबंध रखता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हाउस ऑफ मैरिज यानी 7वां घर जो है तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र तो पंचम में बैठे हैं, लेकिन मंगल कहीं और जाके बैठे हैं। मंगल 11वें भाव में बैठे हैं, 11वें घर में बैठे हैं, लेकिन मंगल 7वीं दृष्टि से सीधा सीधा शुक्र को देख रहे हैं। तो ना ही सिर्फ ये एक दूसरे को जानेंगे क्योंकि पहले से जानेंगे, बल्कि शुक्र पे दृष्टि होने के कारण यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस पूरे बन जाते हैं। और पंचम स्थान के भी स्वामी जब यहाँ बैठ गए तो ये इस बात को और कंफर्म कर देते हैं जब 7वें घर में बैठ गए कि इस व्यक्ति का मैरिज का रिलेशन लव अफेयर के साथ है। तो लव अफेयर कम मैरिज, लव अफेयर, लव मैरिजेस जो होते हैं इस तरह की कुंडली होती है। अब जरूरी नहीं है कि सबके लव मैरिजेस ही हों, लेकिन अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जहां पे व्यक्ति क्या आपकी शादी जिनसे होगी उसको आप पहले से जानेंगे या नहीं जानते होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेरे पास कि मेरी शादी कब होगी, क्या मैं उनको पहले से जानता हूंगा या नहीं जानता हूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, पर्सन नोन फ्रॉम बिफोर। क्या उस व्यक्ति को जिससे आपकी शादी होगी उसको आप पहले से जानेंगे या नहीं जानेंगे। तो यहाँ वही बात आ गई जो आपके लग्न की राशि है, यहाँ धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति यहाँ जाकर के बैठ गए आपके सप्तम स्थान पे, और सप्तम स्थान के स्वामी जो है वो बैठ गए लग्न से। यानी स्पाउस यानी पति या पत्नी जो होने वाले हैं वो आपको पहचानते हैं और आप इनको पहचानेंगे। तो एक दूसरे को पहले से जानते होगा ऐसा व्यक्ति। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। फिर दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ भी धनु राशि, धनु लग्न की ही मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सबके कुंडली में जो एक दूसरे को जानते होंगे, ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लग्नेश यानी जो लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, जो आपके कर्ता धर्ता हैं, रूलिंग प्लैनेट हैं, वो बृहस्पति सप्तम स्थान पे ना जाकर के वो बैठ गए 11वें स्थान पे। लेकिन सप्तमेश भी जो शादी के स्वामी हैं वो भी जाकर के बैठ गए, मिलकर के जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ जाकर के बैठ गए। यानी फिर से यहाँ पे एक दूसरे को जानते होंगे। अब इन दो कुंडलियों में देखिए, इस कुंडली में क्योंकि दोनों लग्नेश और सप्तमेश 11वें स्थान पे हैं, तो यहाँ पे ये जान पहचान या जानना जो होगा, ये जो शादी का योग बनता है, जो रास्ता किस माध्यम से होगा शादी, तो ये दोस्तों का घर है। तो दोस्तों में से कोई ऐसा निकलेगा जिसके रेफरेंस से ही या आपके कोई फ्रेंड से ही आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए यहाँ पे कि क्या व्यक्ति एक दूसरे को जानता होगा, जिसमें लग्नेश जरूरी नहीं है कि लग्न में ही और सप्तम स्थान पे, या लग्नेश और सप्तमेश 11वें स्थान पे, अगर यही दोनों ग्रह किसी भी घर में जाकर के बैठ जाएं या एक दूसरे पे दृष्टि हो, तो एक दूसरे पे कोई भी ग्रह हो, जरूरी नहीं है बृहस्पति हो या बुध हो, कोई भी प्लैनेट हो, आपके लग्नेश यानी जीवन के कर्ता धर्ता, पहले घर के स्वामी, और सप्तमेश कहीं भी बैठ जाएं और एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हों या एक साथ बैठ जाएं यानी कंजंक्ट हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति अपने होने वाले स्पाउस को पहले से जानता है। लव मैरिज के केस में भी जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ बैठ जाएं, यहां अलग अलग बैठे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि सीधा पंचम स्थान पे यानी लव मैरिज पे पड़ रही है, और यहाँ पे आपके होने वाले स्पाउस का ग्रह पहले से लव मैरिज की ओर इंडिकेट कर रहा है। एक और ऐड कर दिया मैंने आपको और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने के लिए कि पंचमेश भी सप्तम स्थान पे बैठ गया, ये बताते हुए कि शादी जो होगी वो लव मैरिज के तहत होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये भी अच्छे मैरिजेस की इंडिकेशंस हैं। तो अब एक गुड मैरिज, हैप्पी मैरिज का जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए जहां मंगल और शुक्र की
आपस में लग्न या सप्तमेश, लग्नेश या सप्तमेश बन जाएं और एक दूसरे से संबंध हो, या लग्न में बैठ करके, अब मान लीजिए कि मंगल यहां होते और शुक्र यहां होते सप्तम स्थान पे, लग्न में और सप्तम स्थान पे, यहां भी फिजिकल अट्रैक्शन आप में और आपके पार्टनर से बहुत अच्छा रहेगा। ये एक चुंबक की तरह अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये लंबी मैरिज काफी लंबी टाइम तक चलती रहती है और पूरी लाइफ ये चल सकती है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन मौजूद है। यहाँ पे जरा सा अब आते हैं दूसरे, एक मंगल और वीनस, तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ बताता है। वही एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ बनाया है उसको मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि लग्न में शुक्र है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में शुक्र है, फीमेल एनर्जी, और सप्तम पे यानी आपके स्पाउस यहाँ पे मेल एनर्जी है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ भी फिजिकल अट्रैक्शन काफी अच्छा है और एक हैप्पी मैरिड लाइफ की ये कुंडली इंडिकेट करती है। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है शुक्र, शुक्र जो फीमेल एनर्जी है, सिर्फ फीमेल एनर्जी नहीं है। देखिए, शादी में आपके सप्तम स्थान के स्वामी कौन है, वो प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। सातवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वो प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, यानी आपका मन का कारक है, उस शुक्र जो रिश्तों का कारक है, रिलेशनशिप, स्वीटनेस, फीमेल एनर्जी, और बृहस्पति जो एक स्टेबिलिटी लेके आता है, सेटलमेंट देता है, जिनके आशीर्वाद के बिना मुहूर्त नहीं निकलता। जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो शादी विवाह के डेट्स नहीं पड़ते। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बसावट देते हैं वो बृहस्पति के आशीर्वाद से कुंडली में बसावट मिलती है, चाहे वो फाइनेंस का हो। यहाँ पे हम शादी की बात कर रहे हैं तो शादी के लाइफ के लिए भी बृहस्पति का, तो चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, ये तीन ग्रहों में, जैसे कुंडली में पहला घर और सप्तम स्थान, सप्तम स्थान सबसे इंपॉर्टेंट है लव अफेयर के लिए, पंचम स्थान सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल करके हम बेडरूम के लाइफ को भी देखेंगे कि वहां पर क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं और क्या होता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, डिवोर्स किन चीजों से लीड होता है, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन इन बातों को पहले आप समझ लें कि यहाँ पे चंद्रमा, शुक्र और गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सप्तम घर में, हाउस में जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, उनका रोल होता है, और सप्तमेश किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल मैं नहीं कर रहा, एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ रहे हैं कि लग्न में मान लीजिए पहले घर में शुक्र है, शुक्र सातवीं दृष्टि से सीधा देख रहे हैं शादी ब्याह के घर को, सप्तम स्थान को, जहां पे राहु बैठे हैं। अब शुक्र और राहु में बहुत अजीब सी अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये ऐसा अट्रैक्शन है जो किसी रूल को नहीं मानता। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जहां राहु और शुक्र आ गए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अट्रैक्शन तो बहुत रहेगा, लेकिन क्योंकि राहु सप्तम स्थान पे है और किसी रूल को नहीं मानता, यानी यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, यानी मोर देन वन रिलेशनशिप हो सकता है शादी ब्याह के बाहर, एक रिलेशनशिप। क्योंकि इसका रूल ये है कि मैं शादी जैसे चीज को सिर्फ स्ट्रिक्टली नहीं मानता, मैं अपने लाइफ के डेफिनेशन को खुद से थ्योराइज करता हूँ। मेरी डॉक्ट्रिन अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है, ये एक रिबल है, एक विरोधी है। लेकिन शुक्र के साथ इसकी अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर भी ये कुंडली अट्रैक्शन के लिए, शादी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के मैरिज पार्टनर से हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को वन हैज टू बी केयरफुल। वहीं जब गोचर का, क्योंकि देखिए ये तो फिक्स्ड प्लैनेट्स हैं, आपके जन्म कुंडली वो है जो पिक्चर ऑफ द स्काई है, यानी फोटो है। जब आप जन्म हुआ था आपका, तो जो आसमान का पिक्चर है, फोटो लिया गया, वो कभी बदलता नहीं और वो यही रहता है। लेकिन असलियत में तो ग्रह चलते रहते हैं, तो हर 18 साल पे चल करके राहु आपके सप्तम स्थान पे आते हैं 1.5 साल के लिए। और जब भी
किसी भी कुंडली में, जरूरी नहीं हो कि सप्तम का राहु जन्म का हो, किसी भी कुंडली में जब उस 1.5 साल में राहु का गोचर होता है यानी राहु गुजरते हैं सप्तम स्थान पे, तो वहां से आपको पार्टनर से धोखा मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अब वो फाइनली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांसेस तो बिल्कुल बन जाते हैं 50% से ज्यादा वहां पे राहु, क्योंकि उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, आपके स्पाउस की बुद्धि को। तो ऐसे में अगर डिवोर्स तक की बात पहुंच रही है या सेपरेशन हो चुका है, तो बेस्ट सजेशन ये होता है कि उस 1.5 साल के पीरियड को आप अवॉइड करें। उस 1.5 सालों में 18 महीने के फेज में आप इस तरह के स्टेप को अवॉइड करते हुए उसको पोस्टपोन कर दें और वेट करें कि राहु आपके 7th हाउस से निकल जाए, क्योंकि राहु जब 7th हाउस में है सप्तम स्थान पे, तो केतु आपके लग्न में ही है। यानी केतु जब 18 महीने राहु यहां रहेंगे सप्तम स्थान पे, तो केतु आपके लग्न में रहेंगे 18 महीने। तो उस 18 महीने में आपको एक बड़ी पीड़ा मिलनी ही मिलनी है, निश्चित है ये। उन 18 महीने में अ बिग ट्रेजिडी, अ बिग पिंच, पिंच तो बहुत छोटा वर्ड है, एक सम बिग पीड़ा यू विल गो थ्रू, उसके थ्रू आप गुजरेंगे। तो बेस्ट है कि इस टाइम को बैकफुट पे रखना और शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिए, ना इस समय ज्यादा एजिटेट करें अपने स्पाउस के बिहेवियर को देखते हुए। खैर, इन बातों को हम बाद में चर्चा करेंगे। मेरे दिमाग में ये बात आ गई क्योंकि राहु का ट्रांजिट अपने आप में यहाँ पे ऐसा करवाते हैं 50-60% टाइम्स मैंने देखा है। बाकी उस व्यक्ति के जन्म कुंडली पे निर्भर करता है कि क्या वो व्यक्ति वैसा करेगा। तो जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करेंगे और जिस कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस पहले से बने हुए हैं, उस व्यक्ति का जो टाइमिंग निकल करके आएगा कि किस समय होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो वन ऑफ द, उसमें भी कई टाइमिंग में से राहु एक टाइमिंग 1.5 साल का देता है कि इन 1.5 सालों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, इस तरह से टाइमिंग निकाला जाता है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ राहु शुक्र का आकर्षण देखा हमने, यहाँ मंगल शुक्र का आकर्षण देखा मैंने। अब ये ट्रू आकर्षण योग एक है चंद्रमा और शुक्र, कर्क की राशि, लग्न की राशि है पहले घर में, जहां चंद्रमा बैठे हैं। अब चंद्रमा यहां बैठे हैं और शुक्र सप्तम स्थान पे बैठे हैं। ये मन है और ये फीमेल एनर्जी है, तो इसमें एक, इसको बोला जाता है ज्योतिष में आकर्षण योग। तो ऐसे व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ और इसके स्पाउस अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ मेंटली कनेक्टेड भी है। जहां एक तरफ मंगल शुक्र फिजिकल अट्रैक्शन बना करके दे रहा है, वहां चंद्रमा शुक्र एक प्योर मेंटल अट्रैक्शन बना करके दे रहा है। दोनों अट्रैक्शन में जरा सा फर्क है, इस बात को समझिए, लेकिन दोनों ही एक अच्छे मैरिज की ओर ले जाता है। तो ये तो बात थी आपके अट्रैक्शन की। शादी में अट्रैक्शन कैसे रहेगा उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ है, इसमें बहुत सारी चीजें और आती है, उस पर भी फिर से एक बार दोबारा आएंगे। लेकिन इसके पहले ये देखते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी क्या पिछले जन्म का कर्ज है। तो पिछले जन्म का कर्ज शनि बताता है। अगर शनि आपके सप्तम स्थान पे यानी हाउस ऑफ मैरिज में है, सप्तम स्थान पे है, तो यहाँ आपको आपके पति या पत्नी की ओर सेवा देनी होगी। यानी अगर हो सकता है, एक एग्जाम्पल है कि वो बीमार रहें और आपको उनकी सेवा करती रहनी पड़े लंबे समय तक, लंबे टाइम के लिए। या सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, कई और तरीके से ये चीजें हो सकती है कि आपके पुराने जन्म के जो रिश्ते में आपने अधूरे या कर्ज क्रिएट किए, को जन्म दिए, उसको पूरा करना पड़ेगा। ओल्ड बैगेज, लाइफ का जो पुराना बैगेज है, शनि उसको कैरी करता है, कार्मिक बर्डन बोलते हैं। तो कार्मिक बर्डन, अगर आपका कर्मों का जो बोझ है, वो कर्म का जो ग्रह है वो शनि है, तो कर्म का जो बोझ है अगर वो सप्तम स्थान में पड़ा हुआ है, तो आपको आपके पार्टनर के प्रति सेवा करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि सप्तम स्थान पर ही शनि रहें, शनि हो सकता है लग्न से, अगर लग्न में भी रहें और सप्तम स्थान को देख रहे हैं तो भी यही पोजीशन रहेगी। अगर शनि 10वीं दृष्टि से यानी दशम स्थान से 10वीं दृष्टि से
सप्तम स्थान पे, आपके हाउस ऑफ मैरिज पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भी कुछ इस तरह का रहेगा, या फिर पंचम स्थान से शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे हैं, हाउस ऑफ मैरिज को देख रहे हैं, तो भी आपके ऊपर पुराने जन्म का इस रिश्ता का कर्ज बकाया है, जिसको आपको चुकता करना पड़ेगा। अब देखिए, जहां हैप्पी मैरिड लाइफ की बात है, वहां पे हैप्पीनेस जो है वो आपके चतुर्थ भाव से देखा जाता है, सुख स्थान है, मन का चैन है। तो चतुर्थ भाव को देखना, एक उसका विश्लेषण करना, एनालाइज करना। पंचम स्थान जो सिर्फ प्यार नहीं, जो शब्द हम समझते हैं आज के ज़माने में, वहाँ से भक्ति भाव को भी देखा जाता है। यानी जो सुप्रीम लव है, वो आपके प्योर लव जिसको प्रेम बोला जाता है, पंचम भाव से भक्ति देखी जाती है। पंचम भाव का अच्छा होना, कुंडली में दुरुस्त होना, उसकी स्ट्रेंथ देखना बहुत ज़रूरी है कुंडली में। तो चतुर्थ भाव आपके मन के संतोष के लिए, चैन के लिए, पंचम भाव सच्चे प्रेम के लिए। और उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स के तहत आप देखते रहिए कि क्या आपकी कुंडली में उस तरह के पैटर्न्स हैं या नहीं हैं। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और ओपिनियन के लिए आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना पड़ता है इन द एंड। बट जहाँ तक हो सके मैंने आपके सामने ये शेयर किया है ट्रांसपेरेंटली कि क्या क्या पोजीशंस हैं प्लैनेट्स के, जिसके वजह से आपको एक हैप्पीनेस मैरिज में मिल सकती है, जिसमें अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मंगल और शुक्र सप्तम और लग्न में बैठे हों, या मंगल कहीं से भी देख रहे हों आपके सप्तम स्थान को जहां शुक्र पहले से बैठे हों, तो वो एक फिजिकल अट्रैक्शन बनाता है जो काफी लंबे टाइम तक शादी को अच्छे से, शादीशुदा जिंदगी को ले जा सकता है आगे। और दूसरा है चंद्रमा और शुक्र का आकर्षण योग, जिससे मानसिक तौर पे आकर्षण होती है एक दूसरे के प्रति, कंपेनियनशिप, एडजस्टमेंट, सपोर्ट, लॉयल्टी, ट्रस्ट। यही शादीशुदा जिंदगी का मतलब है, जो कि अब आज के समय में बदल करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अल्कोहलिज्म, पैसा, फाइनेंशियल क्राइसिस, डिफरेंट वर्क शेड्यूल्स, इस तहत ये रिश्ता दबा चला जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं कुछ ट्रबल्ड मैरिजेस, यानी शादी में जब प्रॉब्लम आती है, कौन सी ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सेपरेशन तक या बात डिवोर्स तक जा सकती है। तो ये जन्म कुंडली से पहचाना जा सकता है। इसमें सेपरेशन और डिवोर्स के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए लग्न में फर्स्ट हाउस में मान लीजिए शनि है और सप्तम स्थान पे सूर्य है। तो शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पे और सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पे। तो यहाँ शनि की जो सप्तम दृष्टि है हाउस ऑफ मैरिज पे, तो पूरब पश्चिम ईस्ट वेस्ट हॉट कोल्ड बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, पिता पुत्र आपस में बनती नहीं। शनि और सूर्य का यहाँ डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है। सेवेंथ हाउस में शनि की दृष्टि सीधे सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अकेला बताता है कि यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, डिवोर्स तक, सेपरेशन तक बात जा सकती है। चाहे शनि वो लग्न से देखे पहले घर से, या फिर शनि वो 10वें घर से देखे। मान लीजिए जन्म कुंडली में 7वें घर में सूर्य है, तो शनि चाहे कहीं से भी देखे सप्तम स्थान को, चाहे वो 10वीं दृष्टि से यहां से देखे दशम स्थान से, चाहे वो तीसरी दृष्टि से देखे एस्पेक्ट से तीसरे सप्तम स्थान को, सेवेंथ हाउस को, तीसरी दृष्टि से सूर्य पे पड़ेगी, तो यहां भी सूर्य पे दृष्टि पड़ रही है, चाहे वो लग्न से देखें। ये तीनों ही केसेस में ये बात सेपरेशन और डिवोर्स, यहाँ पे शनि सूर्य का ऑपोजिशन, यानी यहाँ पे ये ऑपोजिशन है और शनि की दृष्टि सूर्य पे अगर पड़ती है तो एक विस्फोटक सिचुएशन बन जाता है हाउस ऑफ मैरिज में। बस अब बच जाता है टाइमिंग का, जिसको गोचर से हम लोग निकालते हैं कि कब वो टाइम है जब डिवोर्स होगा, या महादशा अंतर्दशा से उसको कोरिलेट करते हैं। कई बार नक्षत्रों को उसमें स्टडी करते हैं, तो इन बातों को देखते हैं। अब देखिए, इस बात को भी समझना जरूरी है कि कई लोग बोलेंगे कि हमने मैच मेकिंग कराई थी, और मैच मेकिंग में जब पूछा जाता है उनसे कि आपने क्या दिखवाया था, तो हमारा तो गुण में मैच हो रहा था, अष्टगुण गुण मैचिंग हो रही थी, हमारे 22 गुण हैं या 24, 26, 28 गुण हैं, और फिर भी इस तरह की सिचुएशन आ रही है। या हमने मांगलिक दोष था लेकिन मांगलिक लड़की से शादी की है, और पंडित के कहने पर भी हुआ,
मांगलिक दोष और अष्टकूट गुण मैचिंग दोनों देख लिया, दोनों का परिपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से समझ में रख करके ये शादी कराई गई थी, तो वहां मैं बोलूंगा कि ये लिमिटेड सिर्फ 2 टेक्निक हैं। मांगलिक के केस में वो पहला टेक्निक है। शादी जब मैच मेकिंग की जाती है तो कई सारे एक्सपीरियंसेस को साथ में एक ओवरव्यू एनालिसिस विश्लेषण को लेकर के चला जाता है अनुभव के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे एक थ्योरी मैंने लेकर के आया मैं यहाँ पे, तो अष्टकूट गुण मैचिंग और मांगलिक होना सिर्फ ये 2 वजह नहीं है कि अगर आप मांगलिक नहीं है और गुण मैचिंग अच्छी हो रही है, आपकी गुण अच्छे मिल गए, तो आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। इस बात से मैं आप लोगों को बहुत केयरफुल करता हूं कि एक बहुत प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से मैच मेकिंग जब भी शादी के लिए करवा रहे हो तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से ही करवाइएगा, जिनको अनुभव हो, एक्सपीरियंसेस हो ऐसी कुंडलियों को देखने का जहां सेपरेशन या डिवोर्स जैसी सिचुएशन बन सकती है। और ऐसे केसेस कई बार 10 साल बाद, 20 साल बाद, यहाँ तक कि ऑफ लेट पिछले 1 महीने के पहले, 2 महीने पहले मेरे पास एक ऐसी कॉल आई थी जिसमें हस्बैंड वाइफ की एज 70s में था, 70 साल प्लस। वहां पे जाकर के बात डिवोर्स की चल रही है, यानी कोर्ट में केस डल चुका है और वो किस तरफ बैठेगा वो आगे की बात है, लेकिन कहने की बात है कि यहाँ पे केसेस 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद आ जाते हैं। तो शनि सूर्य का ऑपोजिशन, सप्तम स्थान पे सूर्य हो और शनि देख रहा हो, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा देखिए, अगर एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं कि सप्तम स्थान में केतु रहे, केतु पीड़ा के कारक है। अध्यात्म के प्लैनेट वैसे ग्रह जो हैं वो बृहस्पति हैं ज्ञान के, लेकिन यहाँ अध्यात्म के ग्रह केतु भी हैं। इनका अध्यात्म देने का तरीका अलग है, उस बात पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन सप्तम स्थान पे केतु अकेला डिवोर्स की सिचुएशन या सेपरेशन की सिचुएशन ला सकते हैं। एक बहुत पीड़ादायी सिचुएशन से केतु आपको, सप्तम के केतु गुजार सकते हैं हाउस ऑफ मैरिज में, या सप्तमेश केतु के साथ हो जाए, यानी 7वें घर का स्वामी अगर मान लीजिए केतु यहाँ पर बैठे हैं आपके 11वें भाव में, और 7th हाउस का स्वामी मान लीजिए मंगल है, ये तुला राशि की कुंडली है और मेष लग्न सप्तम स्थान पे पड़ा है, और मंगल चला जाए केतु के साथ किसी भी घर में, यानी सप्तमेश केतु के साथ बैठ गया और डिग्री वाइज भी कम है, तो वहां शादीशुदा जिंदगी में पीड़ा मिलना निश्चित है। ये केतु आपको एक सबक देता है ताकि आप भक्ति मार्ग पे चलें, ताकि आप ऊपर वाले को याद करें, इस तरह से आप समझ लीजिए ताकि आपको सबक मिल सके। या आप यूं समझिए कि आपके पिछले जीवन में ऐसे कर्म हैं, ऐसे कर्ज बाकी हैं, आपने शायद शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से नहीं जी, जिसके कारण आपको ये सबक दिया जा रहा है। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, ये बेडरूम है, 12वां घर क्या है, बेडरूम है। बेडरूम में अगर शनि और चंद्रमा यहाँ पे आ गए, चंद्रमा कर्क लग्न की कुंडली है, अगर कर्क लग्न की कुंडली यहाँ बेडरूम में चंद्रमा और शनि आ गए तो एक स्ट्रेस भरा सिचुएशन, एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, एक स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, यहाँ एंजाइटी और स्ट्रेस भरा बेडरूम लाइफ रहेगा। और इसके अलावा अगर यही चंद्रमा जो लग्नेश हैं और सप्तमेश जो शनि हैं, यानी हाउस ऑफ मैरिज के जो स्वामी हैं शनि हैं, और पहले घर के जो स्वामी हैं चंद्रमा, अगर वो 6ठे भाव में चले गए, जो कि कोर्ट केस लिटिगेशंस के लिए देखा जाता है, झगड़ा के लिए देखा जाता है, तो यहाँ पे कोर्ट केस होना निश्चित है। ऐसे में जब भी गोचर के शनि यहाँ पे 6ठे भाव में जाएंगे, जबकि गोचर के शनि 6ठे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं लेकिन कोर्ट केस ले करके आते हैं। तो जब भी चंद्रमा और शनि, जन्म के चंद्रमा और शनि जो कि 6ठे भाव में है, उसके ऊपर से शनि का गोचर होगा, यानी वो ट्रांजिट करेंगे, तो वहां पे कोर्ट केस में लिटिगेशन, मैरिड रिलेटेड कोर्ट केस में आप पड़ जाएंगे और सेपरेशन के पूरे चांसेस बन जाते हैं। या फिर यही लग्नेश और सप्तमेश अष्टम स्थान पे भी चला जाए तो ये बहुत पीड़ादायी सिचुएशन हो जाती है आपके मैरिड लाइफ के लिए। अब चौथा एग्जाम्पल है जहां सूर्य और मंगल मान लीजिए आपके सप्तम स्थान पे हैं, या सूर्य और मंगल मान लीजिए सप्तम स्थान पे है, और गोचर के शनि जो 30 साल बाद एक राशि में जाते हैं, जिस राशि से गुजरते हैं उसी राशि में दोबारा 29 साल बाद आते हैं। तो शनि का गोचर जब भी होगा सप्तम स्थान से,
जन्म के सूर्य और मंगल के ऊपर से, तो ये फायर है, ये सल्फर है, ये माचिस की तिल्ली है, ऐसे समझ लीजिए। ये सल्फर है मंगल, और सूर्य जो है आग है, और वो लोहा है, तो एक बॉम्ब। तो बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिया कि शनि, सूर्य और मंगल का टकराव लग्न कुंडली में अगर सप्तम स्थान पे हो रहा है, चाहे एक भी प्लैनेट आपके, एक मतलब इन तीनों में से सूर्य या मंगल, खास करके सूर्य या मंगल आपके सप्तम स्थान पे रहें, और शनि का गोचर सप्तम स्थान पे हो जाए, या शनि जन्म कुंडली में ही सप्तम स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, तो वहां एक ब्लास्ट, एक एक्सप्लोजन वाली सिचुएशन होती है, यानी सेपरेशन एंड डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं इस कुंडली में। अगर सूर्य और मंगल है सप्तम स्थान पे, दोनों में से एक भी है, अगर सूर्य है सिर्फ, या सिर्फ मंगल है और शनि का गोचर होगा, तो वहां पे एक सेपरेशन और डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। इस व्यक्ति का डिवोर्स होना निश्चित तय हो जाता है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 में, अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं बेडरूम का। फिर से बेडरूम में मान लीजिए सूर्य और शनि है, एक पूरब पश्चिम पिता पुत्र आपस में झगड़ा, और मंगल भी है, मंगल कराए दंगल बेडरूम में। मंगल हालांकि यहाँ उच्च पे है, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन देखा जाता है, कोई लिमिटेड नॉलेज से कंक्लूजन नहीं अराइव किया जा सकता। तो यहाँ ये कंक्लूजन, ये जो बेडरूम है इसमें लड़ाई झगड़ा होना निश्चित है। बेडरूम में सैटर्न सूर्य का शनि का मंगल से यहाँ पे वैर है, जिसके वजह से लड़ाई झगड़ा बेडरूम में होना निश्चित है। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, जहां सप्तम स्थान में चंद्रमा है, ठीक है। अब सप्तम स्थान के एक घर पहले पाप ग्रह हैं शनि, और सप्तम स्थान के एक घर बाद फिर राहु हैं पाप ग्रह। तो यह पाप कतरी यानी कैंची के तरह अच्छे इफेक्ट्स को, आपके मैरिज के अच्छे इफेक्ट्स को यहां पे काट देते हैं ग्रह। मेलिफिक ग्रह यानी जो हार्श ग्रह हैं, हार्श ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं, वो अगर सप्तम छठे स्थान में सप्तम के एक घर पहले और सप्तम के एक घर बाद हुए, तो वहां पे शादी के अच्छे इफेक्ट्स को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और वहां पे फिर से पाप कतरी के वजह से यहाँ पे कैंची की तरह आपकी मैरिड लाइफ को काट दिया जाता है। वहां सेपरेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, और कई बार डिवोर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे इस पाप कतरी वाले में जरूरी नहीं है कि वहां डिवोर्स हो ही जाए या सेपरेशन हो ही जाए, और भी कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, आपके दिमाग में ये झलकना जरूरी है। सप्तम स्थान पे देखिए, फिर से मैंने वही एग्जाम्पल लिया है, चंद्रमा और शनि, कर्क लग्न की कुंडली है, और शनि सप्तम के स्वामी है। अब अगर मान लीजिए कि ये फिर से 12वें स्थान पे बैठ गए, तो 12वें स्थान में यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी होगा। अगर ये 12वें स्थान के जगह पे छठे स्थान पे बैठ गए, तो कोर्ट केस लिटिगेशन होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने सारे सेपरेशन और डिवोर्स वाले एग्जाम्पल्स दिए इस समय पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, जहां से शादी होने के बाद किस्मत किन लोगों की खुलती है, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन जाते हैं, शादी होने के बाद ही उनकी किस्मत जागती है। तो अगर मैं ऐसा लेता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली है, एग्जाम्पल ले लीजिए, शुक्र उच्च के बैठ गए, बृहस्पति यहां से देख रहे हैं, और मान लीजिए कि चंद्रमा भी यहां पर हैं, तो ये गज केसरी का इंपैक्ट आ रहा है, यानी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे गज केसरी की का इंपैक्ट आ गया, और शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं। तो जहां इनको पति या पत्नी हैंडसम या ब्यूटीफुल प्रेजेंटेबल बहुत देखने में अच्छे होंगे, उसके उसके साथ साथ यहाँ पे बृहस्पति की चंद्रमा पे दृष्टि ग्रज केसरी, यानी एक बहुत बड़ी लॉटरी नहीं बोलेंगे, लेकिन शादी से ही इस व्यक्ति का किस्मत जागेगा, यानी शादी के बाद ये व्यक्ति करोड़पति होने के पूरे चांसेस हैं। जरूरी नहीं है कि गुरु लग्न में ही हो सकता है गुरु आपके 11वें स्थान पे जन्म के चंद्रमा को देख रहा हूं, यहाँ पे 11वें स्थान पे, तो 11वें स्थान से यहाँ 9वीं दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं, तो भी गज केसरी। तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में शादी के बाद ही इनका फॉर्च्यून जागता है, इनकी किस्मत बनती है। तो अब इन दोनों केसेस में खास करके जो नेगेटिव केसेस जैसे मैंने बताया, उन केसेस के लिए रेमेडीज क्या होंगे, क्या उपाय करना चाहिए, जिससे आपको जो भी
पीड़ा मिल रही है शादी में, या सेपरेशन के केसेस चल रहे हैं या डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, तो उसमें कैसे पैचअप हो सकता है, किस तरह से, अगर आप पीड़ित हैं या आप शादी में सुखी नहीं हैं, यानी अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं भी है और फिर भी आपका मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल सप्तम स्थान का स्वामी है और वो 12वें स्थान पे चला जाता है, यानी आप शादी से जिंदगी भर, शादी तो रहेगी लेकिन जिंदगी भर आप उस पे पीड़ित रहेंगे, यानी आप परेशान रहेंगे, शादी में खुश नहीं रहेंगे। तो रेमेडीज में मैंने कवर किया है, जो कि अगले वीडियो में बना करके आपको दूंगा कि किस तरह से, किन उपायों को करने के बाद आपकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी बदल सकती है और किन उपाय को आपको करना चाहिए, उपाय करने के क्या-क्या तरीके हैं ताकि आप उसको अडॉप्ट कर सकें। तो ये मेरा अगला वीडियो रहेगा। तत्काल के लिए ये वीडियो था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में परिपूर्णता है, खुशी है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में सेपरेशन लिखा है, डिवोर्स लिखा है? कौन से ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज करेंगे? कौन अपने लाइफ पार्टनर को पहले से जानते होंगे? इन सब टॉपिक्स को कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है, यानी आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। नमस्कार।